डियर स्टूडेंट्स, एमएड के कई स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया और उन लोगों ने जी ईमेल के थ्रू भी मुझसे डिमांड की कि एमएड का सिलेबस भी इसी तरह से डिस्क्राइब किया जाए और डिसर्टेशन के बारे में कुछ बताया जाए। तो आज से मैं डिसर्टेशन एमएड का डिसर्टेशन शुरू कर रही हूँ कि डिसर्टेशन में किस तरीके से आपको बनाना है। डेजर्टेशन के जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 5 हैं और उन 5 में वैसे तो देखिए जो उन 5 के अंदर के पॉइंट्स हैं वो कभी कभी जो आपके रिसर्च गाइड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो हाइपोथेसिस को चैप्टर 1 में ले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो चैप्टर 2 में ही रखते हैं। तो एक बार जो मैं ये बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो गाइड हैं, रिसर्च गाइड हैं, उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। बहरहाल जो मैं डिसर्टेशन की ये चीज़ें बता रही हूँ इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डिसर्टेशन के अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो उसके आधार पर आप बना लीजिएगा। अब ये जो डिसर्टेशन का जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिया है, ये सर्वे जो रिपोर्ट होती है उस पर बेस्ड है, यानी जो आप सर्वे टाइप के या डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो रिसर्च करते हैं उसके लिए है। बाकी हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो बाद में बताऊंगी क्योंकि उसमें हाइपोथेसिस नहीं होती है। सो डिसर्टेशन बनाते समय 5 चैप्टर्स हैं जिसमें पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का है। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो कि इसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप बताते हो कि ये चैप्टर आपने आखिर क्यों चूज़ किया, है ना। ऐसी कौन सी समस्याएं देखी जो जो इस चीज़ से रिलेटेड थी और आपको लगा कि इस पर रिसर्च करनी चाहिए। वैसे तो मैं एक रफली आइडिया बता देती हूँ कि 70 लाइन्स, अगर एक लाइन में आपके 20 शब्द आते हैं, 20 वर्ड्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट 70 लाइन्स के करीब होना चाहिए। यानी 2.5 पेज का अगर टाइप करते हो तो 2.5 पेज में आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हो जाना चाहिए। देन नीड ऑफ द स्टडी, अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने ऐसा क्या महसूस किया कि आपको लगा कि ये जो स्टडी है इस पर स्टडी करनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये कम से कम 40 लाइन का होना चाहिए। 40 लाइन का मतलब ये है कि कम से कम जो है वो 1.5 पेज जो है वो होने चाहिए इस पर। ठीक है। देन इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम ऑफ प्रॉब्लम, समस्या कथन। यानी अब यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम को रखिए, अपनी समस्या को रखिए जो जिस पर कि आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन, इसमें परिभाषा का परिचालन होता है। यानी एक एक जो पॉइंट्स है, एक एक जो डेफिनेशन का एक एक जो हिस्सा है, जो वर्ड्स हैं, उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे सपोज अगर हमारा स्टेटमेंट हो अ स्टडी ऑफ टेलीविजन पैटर्न एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टडी हैबिट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स, तो जो हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी वो टेलीविजन पैटर्न पर होगी, इसके बाद इम्पैक्ट पर होगी, फिर स्टडी हैबिट पर होगी और फिर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट पर होगी। देन इसके बाद हमारा डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी आता है। डिलिमिटेशन ऑफ स्टडी हमसे ये कहता है कि इस स्टडी के दौरान जो जो आपने, क्योंकि हम सारी चीज़ों को नहीं ले सकते थे, तो हमने क्या क्या सीमाएं बांधी। जैसे सपोज अगर हमने सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स का कहा तो हमने केवल क्लास 12 के बच्चे लिए, है ना। तो ये हमारा लिमिटेशन हो गया, जबकि हमें लेना जो था वो क्लास 11th का भी चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिया सेकेंडरी लेवल के हिसाब से। फिर जब हम बात कर रहे थे सारे सेकेंडरी लेवल के सारे स्टूडेंट्स की, तो सारे वर्ल्ड के बच्चे होने चाहिए थे, वो बच्चे जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हों। बट हमने यहाँ भी लिमिटेशंस लगा दी। और हमने लिमिटेशंस क्या लगाई कि हमने कुछ स्कूल सेलेक्ट कर लिए। जैसे हमने कहा कि हमने 10 स्कूल सेलेक्ट किए, जिसमें कि 3 सीबीएसई के थे, 3 आईसीएसई के थे और 4 जो थे वो यूपी बोर्ड के थे। तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया। हमने रूरल और अर्बन में बांध लिया और रूरल जो ग्रामीण और शहरी पार्ट में बांट लिया। ग्रामीण के इस हिसाब से 3 स्कूल ले लिए और शहर के इस हिसाब से 3 स्कूल ले लिए। तो इस तरीके से जो है वो हमारा लिमिटेशंस हो जाता है, जिससे कि हमारी जो लिमिट में हो जाती है हमारी रिसर्च। देन इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स। इसका जो स्टडी कर रहे हैं हम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में, है ना। फिर उसके बाद आता है कि आपका
फिर इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी मतलब इस अध्ययन का महत्व क्या है, क्या ये आगे चलकर जो है वो किस किस के लिए यूज़फुल होगी, है ना। तो जैसे अब देखिए, जो ये मैं डिसर्टेशन मेरे हाथ में है जिसको कि मैं देख कर रही हूँ, तो इसमें क्या है कि इन्होंने डिलिमिटेशन के बाद ऑब्जेक्टिव लिख दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑब्जेक्टिव पहले लिख दीजिए या इसके डिलिमिटेशंस के बाद लिख दीजिए, ये डिपेंड करता है आपके गाइड पर कि वो क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को पहले रखना चाहते हैं या डिलिमिटेशंस के बाद ऑब्जेक्टिव्स को रखना चाहते हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, अध्ययन की का जो महत्व है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, यानी किन किन को इसके बाद ये जब स्टडी कर लोगे तो इसके रिजल्ट से फ़र्क पड़ेगा और उनको फर्दर आप सजेशन क्या कहना चाहोगे, वो कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे आप इस रिसर्च से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये आपका चैप्टर 1 होगा जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, जो चैप्टर 2 है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड हाइपोथेसिस, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, यानी इससे पहले जो स्टडी इस तरीके की कुछ अगर स्टडी हुई है तो उसको सर्च करते हैं। अब उसको सर्च करके लिखने का तरीका क्या है, दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक तो इंडिया से बाहर अगर अब्रॉड विदेश में हुई हैं तो उनको पहले लिखें या बाद में लिखें, यानी स्टडी इन अब्रॉड कर दीजिए, यानी विदेश में में हुआ अध्ययन और भारत में हुआ अध्ययन, है ना। तो जब हम इसको लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखते हैं। जैसे सपोज अगर किसी का नाम, या कभी हम ईयर वाइज भी देख लेते हैं। जैसे किसी ने 1986 में रिसर्च की है और किसी ने 1996 में की है, तो 86 वालों को पहले रखिए, 96 वालों को बाद में रखिए। अब 86 वालों के जितनी भी रिसर्चेज हैं उनको छांट लीजिए, उसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दीजिए। किसी का नाम अगर ए से शुरू हो रहा है तो उसको पहले लिखिए और फिर उसके बाद लिखिए। अच्छा, ए का इसमें इस लिखने का तरीका भी इस तरीके का है कि जैसे मेरा नाम अमिता भटनागर है, तो आप अमिता भटनागर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे भटनागर डॉट अमिता, है ना। तो बी, यानी मेरा जो अगर ए किसी का अगर है तो ए पहले आएगा, बी वाले जो होंगे बी बाद में आएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो स्टडी रिलेटेड स्टडी है उसको लिखते हैं। देन इसके बाद हम इसका कंक्लूज़न निकालते हैं कि हमने इससे क्या समझा, है ना। और अगर कोई स्टडी इस तरीके की तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जैसे हम सेकेंडरी लेवल पर कर रहे हैं तो किसी ने प्राइमरी लेवल पर की है, तो उसकी फाइंडिंग्स के आधार पर हम क्या समझ रहे हैं, है ना। लास्ट में हम ये लिख देते हैं कि क्योंकि इस तरीके की स्टडी नहीं हुई है इसलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं, और इससे हमारा सेकेंडरी लेवल पर ये रिजल्ट्स निकलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, एजम्पशंस लिखते हैं और हाइपोथेसिस लिखते हैं, यानी परिकल्पना और धारणा। एजम्पशंस को स्टैटिस्टिकल प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, एक धारणा होती है, एक बिलीफ होता है हमारा जो हम एजम्पशंस के तौर पर लिखते हैं, और हाइपोथेसिस को एक स्टैटिस्टिकल प्रूफ की ज़रूरत होती है, तो हम हाइपोथेसिस यहाँ पर लिखते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो हमारी टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है, और जब भी हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रूफ के लिए तो नल हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, जिसमें हम बनाते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ये एंड ये, है ना। देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो इन द स्टडी हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेरिंग इन द ये, मतलब हम उसमें नो डिफरेंस लगा देते हैं, क्योंकि कोई नल हाइपोथेसिस मतलब कोई कुछ है ही नहीं, इसमें नल है जो भी हमारा रिलेशन है ना, और उसको बाद में प्रूव करते हैं। अब चैप्टर 3 में हम डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, अध्ययन की अधिकल्पना लेते हैं कि किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी लेते हैं, मेथोडोलॉजी कार्यप्रणाली हमारी किस तरीके की है, फिर पॉपुलेशन कितनी है और सैंपल कितना है। देखो जैसे हम कहें वो सारे सेकेंडरी स्कूल्स, तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे आ गए, वो सारे स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ, वर्ल्ड के सारे जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो आ गए, यानी ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। लेकिन हम सारे वर्ल्ड पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम उसमें से कुछ पार्ट ले लेते हैं।
तो वो हमारा सैंपल कहलाता है ना। तो जैसे हमने कहा कि बरेली के सीबीएसई के बच्चे, और उसमें भी हमने लिमिटेशंस कर दी कि बरेली के सीबीएसई के 4 स्कूल्स के बच्चे, है ना। तो जब हम इस तरीके से हम लिमिटेशंस करते हुए अपने जो रिसर्च है उसको करते हैं, तो वो हमारा सैंपल कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई किसी चावल को हम पकने के लिए रखें, तो पूरा चावल जो भगोना है, चावल का भगोना है जिसमें उसमें चावल रखें, वो पॉपुलेशन है, और उसमें से एक तिनका हम निकाल के देखते हैं कि चावल पक गया कि नहीं, उसके आधार पे हम मान लेते हैं कि चावल जो है वो हमारा तैयार हो गया है ना। तो वो जो एक चावल की उसको निकालते हैं दाने को, वो हमारा सैंपल। तो इसी तरह से हम इसमें भी करते हैं कि हम इन सैंपल्स पे अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें, और इसके आधार पे जो भी रिजल्ट्स निकलता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम पूरी पॉपुलेशन के लिए मान लेते हैं कि इस तरीके से ये अप्लाई होगा। ठीक है। फिर जो आपने टूल लिया है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना होगा। जैसे आपने अगर खुद बनाया है तो आपने कैसे उसका स्टैंडर्डाइज किया, उसको, उसकी रिलायबिलिटी क्या थी, उसकी वैलिडिटी क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। और अगर आपने स्टैंडर्डाइज टूल का प्रयोग किया है तो उसके का डिटेल आपको, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपका है वो आपका इस पर डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल में आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में आप डाटा कलेक्शन कैसे करोगे उसके बारे में लिखोगे, आपने कैसे किया है ना, उसके बारे में लिखोगे। याद करिए जब आप सिनॉप्सिस आपने बनाई होगी तो इस पार्ट में आपने लिखा था कि आप डाटा कलेक्शन कैसे करोगे, और जब आप इसमें इसकी बात करोगे, डिसर्टेशन बनाने की बात करोगे, तो इसमें आपने डाटा कलेक्शन कैसे किया, सारी चीज़ें पास्ट टेंस में जाएंगी। फिर स्कोरिंग ऑफ द टूल्स का स्कोर किस तरीके का है, और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एम्प्लॉयड, जो आपने जो इसमें जो आप स्टैटिकल फॉर्मूले लगाओगे उसके बारे में हम डिटेल देंगे कि हमने मीन यूज़ किया है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया है, कि हमने इसका में टी टेस्ट लगाया है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देनी पड़ेंगी। उसके बाद चैप्टर 4 आता है जिसमें कि आप डाटा एनालिसिस, यानी जो आपके पास आंकड़े हैं, डेटम आंकड़ा होता है और डाटा उसका प्लूरल फॉर्म में होता है, डेटा वो आंकड़े कहलाते हैं, है ना। तो आंकड़े का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी अब यहाँ पे हम जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, है ना। अगर आपने खुद बनाया तो एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करना, वो डिपेंड करता है कि आपके जो टीचर है, जो गाइड है, वो किस तरीके से डाटा एनालिसिस करवाते हैं, डाटा एनालिसिस और फिर उसका इंटरप्रिटेशन। याद रखिएगा चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये खुद किया है तो आपको फर्दर रिसर्च में अगर आप करेंगे तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, जो भी एग्जामिनर्स आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आते हैं, वो जनरली डाटा एनालिसिस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो डाटा एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से कीजिए। और लास्ट में आप सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स के आधार पर जो जो दूसरे लोग रिसर्चेस कर रहे हैं उनको जो सुझाव देना चाहोगी उसके बारे में लिखा जाएगा। जैसे आपने सेकेंडरी लेवल पर की तो आप ये लिख सकती हो कि हमने तो केवल सेकेंडरी लेवल पर किया, आप चाहे तो हायर लेवल पर भी कर सकते हैं या प्राइमरी लेवल पर भी कर सकते हैं, या आपने सेकेंडरी लेवल पर भी आपने लिमिटेशंस की। आपने लिमिटेशंस क्या की कि आपने उसको क्लास 12 के बच्चों पे सीमित कर दिया, आप चाहें तो क्लास 11 के बच्चे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे सारे फ्यूचर रिसर्चेस के लिए सजेशन दोगे। यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर डालिएगा। दूसरा, अगर आपको इसी से संबंधित, डिसर्टेशन से संबंधित कोई और क्वेरीज भी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे ईमेल आईडी पर उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को डाल दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में ज़रूर हेल्प करूँगी। या आपको डिसर्टेशन से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो आप मेल पर या फ़ोन के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।